एवरीवन, मेरा नाम है अदिति और आप सभी लोगों के लिए अभी से ये जो सीरीज स्टार्ट करी है बाउंस बैक सीरीज, इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का पूरा 2024 का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। और आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और अब चलते हैं कंटेंट पर, आज के टॉपिक के ऊपर। गुड लक। कंपाइलर के ही 7 फेजेस पढ़ाने वाली हूँ कि 7 फेजेस कौन से होते हैं, क्या क्या काम होता है उनका, और TOC से इसका क्या लेना देना है, सारी कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है लेक्सिकल एनालिसिस का। सबसे पहला जो फेज होता है वो आप लोगों का होता है लेक्सिकल एनालिसिस का। ठीक है, सबसे पहला फेज हमारा लेक्सिकल एनालिसिस का होता है। सेकेंड अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो जो सेकेंड फेज होता है वो होता है आप लोगों के पास में, जब लेक्सिकल एनालिसिस हो जाता है तो हमारे पास में आता है सिंटैक्स एनालिसिस। राइट, सिंटैक्स एनालिसिस जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास में आता है सीमेंटिक एनालिसिस। ठीक है, सीमेंटिक एनालिसिस जब हमारा खत्म हो जाता है तो हमारे पास में जो है यहां पर इस पूरे फेज के बाद में हमारे पास में आता है एक ऐसा फेज जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो मेन डिफरेंशिएटिंग आप लोग कह सकते हो कि आपका फेज होता है। अब यहां पर आपने क्या किया, किसी भी कोड का लेक्सिकल एनालिसिस किया, सिंटैक्टिकल एनालिसिस किया, सीमेंटिक एनालिसिस किया, इसके बाद में हमारे पास में जनरेट हो जाता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हो जाता है। मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेप के बाद में हम जो है वो प्लेटफॉर्म के इंडिपेंडेंस का चेक करते हैं। बेसिकली जो हमारा फ्रंट एंड होता है वो ये 4 स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हम लोग हमेशा प्रोग्रामिंग में भी पढ़ते हैं ना, फ्रंट एंड, बैक एंड, बिल्कुल वैसे ही ये जो है ये आप लोगों का फ्रंट एंड जॉब है। ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास में जो भी प्योर हाई लेवल लैंग्वेज आएगी उसका लेक्सिकल एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस होने के बाद में हमारे पास में टोकन्स आएंगे, टोकन का हम लोग सिंटैक्टिकल एनालिसिस करेंगे, सिंटैक्टिकल एनालिसिस के बाद में हम उसका सीमेंटिक एनालिसिस करेंगे, सीमेंटिक एनालिसिस करने के बाद में हम उसका इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर लेंगे। इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो गया, काम खत्म हो गया है ना, इंटरमीडिएट बोल दो, इमीडिएट बोल दो, कुछ भी बोल दो, हमारे पास में कोड जनरेट हो गया। अब ये जो हमारा 4th स्टेप था, इसके बाद जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो हमारे बैकएंड के स्टेप्स होते हैं। इसीलिए होते हैं बैकएंड के, क्योंकि इसके बाद वाली जो चीजें हैं वो अगर आपको याद हो तो असेंबलर के बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी वाले जो सिनारियो होता है, वो वाला सिनारियो अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हम लोग जो हैं वो असेंबली कोड्स जनरेट करने की बातें यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके पास में ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ, इसके तुरंत बाद हमारा जो 5th स्टेप होता है वो होता है कि जो भी आपने कोड जनरेट किया है अब हम उसे क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, है ना। हम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हैं और हम लोगों को जीवन में ऑप्टिमाइजेशन हर जगह इस्तेमाल भी करना होता है, यूज तो करना ही है, समझना भी होता है। हमारी रियल लाइफ में भी हम ऑप्टिमाइजेशन करके ही पढ़ते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक CS वाला बच्चा ये जो 2 महीने के अंदर भी UGC नेट निकाल सकता है, क्योंकि उसको ऑप्टिमाइजेशन करना आता है, डिवाइड एंड कॉन्कर करना आता है। वो अलग बात है कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी है पर अब तक अप्लाई नहीं करी है। जब आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई करोगे तो हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा। बिकॉज मैंने पहले दिन भी जब कंप्यूटर साइंस पढ़ाना शुरू किया था आपको, तब मैंने आपको ये चीज समझाई थी दैट कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग।
तो आपकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त हमारी क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो बस आपको क्या करना है? ऑप्टिमाइजेशन करना सीखना है, एफिशिएंसी इंक्रीज करना सीखना है। इसे याद रखना कि हमेशा कोड आपने कुछ भी जनरेट किया, ऑप्टिमाइजेशन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्टिमाइजेशन के बाद में जो है वो हमारे पास में एक स्टेप आता है विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने ऑप्टिमाइज तो कर लिया, बट अब आपके पास में जो टारगेट है वो कोड जनरेट आपको करना होगा। तो टारगेट कोड जनरेशन हम लोगों को यहाँ पर करना होता है, ठीक है ना। कौन सी मशीन है, किसके लिए आपको एग्जीक्यूटेबल कोड्स बनाने हैं, ये बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है ना असेंबलर से प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आप काम कर रहे हो, जैसे मान लो 32 बिट आर्किटेक्चर है, अब यहाँ पर आपने अच्छा खासा यूज कर लिया कि 3 एड्रेस कोड्स आपने जनरेट कर लिए, अब उन कोड्स को ऑप्टिमाइज करोगे सो दैट मेमोरी आपकी कंजम्पशन कम हो जाए। बट अब आपको मान लीजिए कि मैं 32 बिट आर्किटेक्चर नहीं 64 बिट आर्किटेक्चर दे रही हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के क्या करोगे, निमोनिक्स को चेंज करोगे, सो दैट हम लोग क्या कर सके, जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके अकॉर्डिंग कोड को जनरेट कर सके। कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया हुआ है, कौन सा हार्डवेयर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी आईसीज लगी हुई है, कौन सा सीपीयू यूज किया हुआ है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है सारी चीजें। तो हम लोग टारगेट कोड जनरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द मशीन जिस पर इसे रन करना है। एंड देन फाइनली हमारा सारी की सारी चीजें तैयार हो गई है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ भी नहीं करना है, हमारे असेंबली कोड्स यहाँ पर तैयार हो गए हैं। तो आपका लेक्सिकल एनालिसिस हो गया, आप लोगों का सिंटेक्स एनालिसिस हो गया, सीमेंटिक एनालिसिस हो गया, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हो गया, कोड का ऑप्टिमाइजेशन हो गया एंड टारगेट कोड जनरेशन हो गया। 7th स्टेप में हमारे पास में क्या रिजल्ट आ गया है मैम, आपके पास में असेंबली कोड्स आ गए हैं। तो दिस इज नॉट एक्चुअली अ स्टेप, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो अगर मैं आपसे बोलूँ तो इट्स अ 6 स्टेप प्रोसीजर, जिसमें 7th स्टेप पे एक्चुअली आप लोगों को क्या मिल जाता है, हमारा सिनेरियो मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का क्या है, ये कंप्लीटली आप लोगों का फ्रंट एंड है ना, और ये जो है ये आप लोगों का क्या है, बैक एंड है। ये आप लोगों का फ्रंट एंड है और ये आप लोगों का बैक एंड है, ठीक है जी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक एक करके हम लोगों को ये स्टेप पढ़ने, यही पूरा सिलेबस है आप लोगों का कंपाइलर डिजाइनिंग प्रोसेस का, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से अब एक सवाल पूछती हूँ, अगर आप लोगों से एग्जाम के अंदर मैं ऐसे बोलूँगी कि सीमेंटिक एनालिसिस जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसा स्टेप है, तो आप क्या लिख कर दिखाओगे? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो आप सभी लोगों के लिए सीमेंटिक एनालिसिस है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, अभी मैंने समझाया इस चीज को, कोई मुझे बता सकता है क्या होगा? सोच के देखो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। वेरी गुड पलाश, अभी अभी मैंने लिख कर दिया आप लोगों को कि प्लेटफॉर्म किस पर डिपेंड करता है, फ्रंट एंड है कि बैक एंड है। अभी समझाया था फ्रंट एंड है, तो ये कैसा होता है, ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। याद रखेंगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। और ये क्या है, बैक एंड है, यानी कि आप लोगों का 5th और 6th नंबर का स्टेप यानी कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन जो है वो कैसा होता है, वो होता है आप लोगों का प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, है ना। लेक्सिकल एनालिसिस ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी कंपाइलेशन प्रोसेस का, ठीक है ना। इसका जो इनपुट होता है अच्छे से याद रखेंगे, वो होती है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, और इसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो होता है टोकन्स। टोकन्स को ही हम लोग लेक्सिकल्स भी बोलते हैं, लेक्सिकल्स, या फिर आप कह सकते हो कि रेगुलर एक्सप्रेशंस भी यहीं पर मिल रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या यूज होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा।
ये तो इनकी हो गई बेसिक बात। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई भी एक पीस ऑफ कोड लिख कर दे रही हूँ और आपसे ऐसा एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि बताइए इसके अंदर टोकन काउंट करिए। जैसे आप सभी लोगों को अच्छे से याद होगा तो हम लोग यूज करते थे एक फंक्शन प्रिंट एफ, है ना। %d यूज कर सकते हो, %c यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो। कुल मिला के मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को इस तरीके से कोड लिख कर दिया है। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें कितने लेक्सिकल्स हैं या कितने लेक्सियम्स हैं। लेक्सियम भी एक और टर्म होती है ना। टोकन्स भी एक टर्म होती है, रेगुलर एक्सप्रेशन और भी होते हैं, जैसे लिटरल्स भी एक टर्म होती है। लिटरल्स भी एक टर्म होती है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब आपको यहाँ पर काउंट करना है कितने लिटरल्स यहाँ पर है। चलिए बताइए मुझे। सबसे पहली बात तो ये है प्रिंट एफ, जो कि एक माना जाएगा क्योंकि प्रिंट एफ का एक ही मीनिंग निकलता है। ये एक टोकन है, सिंबल टेबल के अंदर ये एक होगा। प्रिंट एफ का क्या मतलब है, ये लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में आया ये ब्रैकेट आप लोगों का 2, ये वाला ब्रैकेट 3 काउंट हो गए। इसके बाद में आया आप लोगों के पास में यहाँ पर %d। अब मुझे एक बात बताओ, % और d दोनों को अलग अलग काउंट करोगे क्या? जी नहीं। उसके बाद में आया आप लोगों के लिए हलो। तो ये जो हलो है ये लिखा हुआ है कोट्स के अंदर, और आपके पास में जहां से कोट स्टार्ट होते हैं, जहां पर कोट खत्म होते हैं, वो सभी की सभी चीजें एक ही काउंट होती है। तो ये हो गया 5। ये क्या हो गया आप लोगों के लिए 5। और एक और आप लोगों का यहाँ पर क्या काउंट होगा मैम, कॉमा, दैट इज 6। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टोकन्स यहाँ पर कितने आ गए मैम? 6 आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, मैंने लिखा है इंट मेन, जो हमारा मेन थ्रेड होता है। इंट मेन को मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, मैं यहाँ पर लूप वूप कुछ भी लगा सकती हूँ, है ना, कुछ भी लगा सकती हूँ, बट चलो एक सिंपल प्रोग्राम लिखती हूँ 2 वेरिएबल का। मैंने लिया है इंट a, b। 2 वेरिएबल मैंने लिए हैं यहाँ पर, a और b। a जो है उसकी वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज किया है 10 से, और यहाँ पर b जो है उसकी मैंने किया है ++a, ऐसे ही अपनी मर्जी से, ठीक है ना। ऑल दो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एरर जनरेट नहीं हो सकता, एरर जनरेट हो सकता है, जैसे कि आपको पता है कि ऐसे लोकल वेरिएबल के अंदर हम ये नहीं करते हैं। मैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसा लिखा है मैंने। फिर मैंने बोला है रिटर्न 0, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है बेसिकली, और फिर मैंने ब्रैकेट को ऑफ कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर मुझे काउंट करके दो। चलिए काउंट करते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 doesn't count, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैंने लिखा है ++, मैंने यहां लिखा है ++। अब इस ++ को अलग काउंट करे हो कि एक काउंट करे हो? देखो, हमेशा याद करना, ये चीज आपको नोट बना के लिखनी है, नोट बना के लिखिएगा। पहली बात तो जो कमेंट है डजंट काउंट, पहली बात तो ये कि डजंट काउंट कमेंट को। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि अगर ++ लिखा है या माइनस लिखा है, इस तरीके से लिखा है, या फिर आप लोगों को पता है ना कि इसके बाद में कोई ऑपरेटर लिखा, ऑपरेंड लिखा होगा, इसके पहले कोई ऑपरेंड लिखा होगा, तब आप इनको एज 1 काउंट करेंगे। बट अगर आप लोगों को 2 ऑपरेंड के बीच में कुछ लिखा हुआ दिख गया है, तब आप इसको कैसे काउंट करेंगे? 1 2 और 3, ये अलग है, ये अलग है, ये चीज याद रखेंगे। इसके आजू बाजू लेफ्ट और राइट अगर दोनों जगह पर कुछ लिखा है तो उसको आप 1+ काउंट करेंगे, और अगर इस तरीके से सिर्फ एक ही ऑपरेंड आप लोगों को लिखा हुआ है तो आप उसे 1 2 नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पर पता चल रहा है कि हम 2 काउंट कर दिए हैं प्लस को, तो भी आंसर गलत आएगा। तो कहाँ थी मैं? 16, ये 17, ये आपका 18, ये आपका 19, ठीक है, ये आपका 20, ये आपका 21, ये आपका 22, ये आपका 23।
23 तो आ रहे हैं। सब काउंट कर लिया ना मैंने, देखो कॉमा वामा सब काउंट हो जाना चाहिए। 23 इज द करेक्ट आंसर।